उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओके मर्फी, कल तक रकम तुम्हारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, फिक्र ना करो, तुम्हारा बैंक अकाउंट मुझे याद है, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने एक तरफ रखे हुए पैड को अपनी तरफ घसीटा और जेब से कलम निकालकर उसने इस पर मर्फी का बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और शाख वगैरह लिखकर ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ा दिया। इस अकाउंट में $2000 जमा करा दो, इमरान ने कलम बंद करके वापस जेब में डालते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने उस बात में सर हिला दिया। सफदर ने वाकई ही काम दिखाया है ब्लैक ज़ीरो, हम तो खामखा मुतमईन होकर बैठ गए थे, यहाँ तो कोई लंबा चक्कर चलाया जा रहा है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। फॉर लेक की तरफ से जैसे ही रिपोर्ट मिले मुझे फ़ौरन फ्लैट पर इतला देना, मैं इस दौरान सर सुल्तान से इस मुआहदे की कापी मंगवा कर देखता हूँ। मेरा ख्याल है इस मुआहदे की आड़ में हुकूमत ग्रेटलैंड कोई घनौना खेल खेलना चाहती है, इसलिए मुआहदे की तफसीलात का हमें इल्म होना चाहिए, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन दरवाजे के करीब रुककर वो वापस आया और ब्लैक ज़ीरो उसे इस तरह मुड़ते देखकर चौंक पड़ा। लेकिन इमरान ने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटिव, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा, एक हुलिया नोट करो, इमरान ने कहा और फिर उसने मर्फी का बताया हुआ हुलिया तफसील से बताना शुरू कर दिया। हुलिया नोट कर लिया है, इमरान ने पूछा। यस सर, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ये ग्रेटलैंड की एक सीक्रेट एजेंट का हुलिया है जिसका नाम क्रैगर है। ये पाकिशिया के खिलाफ कोई मिशन मुकम्मल करना चाहता है। क्योंकि ये नया एजेंट है और पहली बार पाकिशिया आ रहा है या आया होगा, इसलिए हो सकता है कि इसने मेकअप करने का सोचा ही ना हो। तमाम मेंबर्स की ड्यूटी लगा दो कि वो दारुल हुकूमत के तमाम होटलों में उसे चेक करें। कैप्टन शकील से कहना कि वो एयरपोर्ट पर चेक करे कि क्या क्रैगर नाम का कोई आदमी ग्रेटलैंड से आया है या नहीं। अगर ना आया हो तो वो एयरपोर्ट पर ही रहे और ग्रेटलैंड से आने वाली हर फ्लाइट को चेक करे। इमरान ने उसे तफसीली हदायत देते हुए कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा और इमरान ने रिसीवर रखकर एक तरफ रखे हुए ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने इसका बटन ऑन करके टाइगर को कॉल करना शुरू कर दिया। यस सर, टाइगर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने उससे क्रैकर का हुलिया तफसील से बताकर उसे तलाश करने का हुक्म दिया। यस, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। उसके साथ साथ तुमने ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इन अफराद की निगरानी भी करनी है जिनका किसी न किसी तरह ताल्लुक ग्रेटलैंड से बनता है। हो सकता है ये क्रैगर खुद सामने आने की बजाय यहाँ के किसी मकामी ग्रुप को सामने ले आए, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया और एक बार फिर कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्रैगर एक छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटी सी दफ्तरी मेज थी जिस पर चंद रजिस्टर रखे हुए थे। मेज की दूसरी तरफ 2 कुर्सियां थी और नीचे फर्श पर एक पुरानी सी दरी बिछी हुई थी। क्रैगर के जिस्म पर भी एक सादा सा सूट था और इस कमरे के बाहर बोर्ड पर लेबर सुपरवाइजर के अल्फाज दर्ज थे। क्रैगर सर हेनरी फ्रेड के साथ ही ग्रेटलैंड से पाकिशिया पहुंचा था। इसके कागजात ब्रोस के नाम से बने हुए थे और इसने बाकायदा चेहरे पर मेकअप कर लिया था। अब चेहरे से वो वाकई ही एक सख्त गेयर लेबर सुपरवाइज़र ही लग रहा था और वो अपने सेक्शन के 10 अफराद को साथ ले आया था। इन सब के कागजात में भी यही दर्ज था कि वो आसार कदीमा की खुदाई के सिलसिले में तरबियत याफ्ता मजदूर हैं। सर हेनरी फ्रेड ने क्रैगर और उसके 10 आदमियों को एक रोज़ तक बाकायदा इस खुदाई के सिलसिले में मोटी मोटी बातों से वाकिफ़ किया था ताकि अगर किसी को शक पड़े तो उसे अपनी मालूमात से मुतमईन कर सकें। चूँकि सिखाने वाले मशहूर माहिर आसार कदीमा सर हेनरी फ्रेड थे और सीखने वाले क्रैगर और उसके साथी थे जो अपनी मखसूस फील्ड की वजह से खासे ज़हीन लोग थे, इसलिए एक रोज़ में 3-3 घंटे के लेक्चर और नक्शों और चार्टों की मदद से उन्होंने वाकई आसार कदीमा की खुदाई के सिलसिले में इस कदर बातें सीख ली थी कि अब वो अगर चाहते तो खुद भी खुदाई में शामिल हो सकते थे। आसार कदीमा की खुदाई आम खुदाइयों की तरह नहीं होती, इसमें मखसूस तरबियत दी जाती है। ये खासा पेचीदा और मुश्किल फ़न था, इसलिए इसके मजदूर भी बाकायदा तरबियत याफ्ता होते हैं। और सर हेनरी फ्रेड ने ग्रेटलैंड जाने और वहाँ से वापस आने की
वजह यही जाहिर की थी कि वो ग्रीनलैंड में सुराजिया की खुदाई के लिए मखसूस लेबर लेकर आ रहे हैं। यही वजह थी कि एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग भी सरसरी अंदाज में की गई और एयरपोर्ट से वो एक मखसूस बड़े हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे सुराजिया आ गए, जाओ दारुल हुकूमत से ऊपर की जानिब तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के दामन में वाक़िया था। यहाँ खुदाई के अमले के लिए एक तरफ मैदान में बाकायदा दफातर और रहाइश के लिए बैरकें बनाई गई थी और ये सारे इंतजामात पाकिशिया की महकमा आसार कदीमा की तरफ से किए गए थे। अलबत्ता सुराजिया की खुदाई के तमाम अखराजात आसार कदीमा का एक बैनुल अक़वामी इदारा अदा कर रहा था और इस बैनुल अक़वामी इदारे की वजह से ही सर हेनरी फ्रेड को इस खुदाई पर नामूर किया गया था। सुराजिया का कदीम शहर, जो अब एक बड़े और वैरान टीले की सूरत में था, दरियाए कांडस के मगरबी किनारे पर था, जबकि दरियाए कांडस के मशरकी किनारे पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक और आसार कदीमा शहर बाक्शा था, जिसकी खुदाई 30-40 साल पहले सर हेनरी फ्रेड के वालिद ने की थी। और बाक्शा शहर और से मुल्हिका म्यूज़ियम पूरी दुनिया के आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए इंतहाई अहमियत रखता था। और अब पूरी दुनिया के आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की निगाहें सुराजिया की खुदाई पर लगी हुई थी, क्योंकि आम ख्याल था कि सुराजिया बाक्शा से भी हज़ारों साल कदीम शहर था। इसलिए इसकी खुदाई से कदीम तारीख की इंतहाई अहम और ऐसी गुमशुदा कड़ियाँ मिलेंगी जिससे कदीम इंसानी तारीख और तहजीब को समझने का ज़्यादा मौका मिल सकेगा। क्रेगर को लेबर सुपरवाइज़र का ओहदा दिया गया था, इसलिए वो बाकायदा एक छोटे से दफ्तर में बैठा हुआ था। सर हेनरी फ्रेड ने वापस आकर अपने सब आदमियों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें हुकूमत के इस अहम मंसूबे की इत्तला देकर ये बताया कि उन्होंने इस तरह ताउन करना है जिससे ये मंसूबा कामयाब हो सके। और सब ने अपनी हुकूमत के इस मंसूबे की कामयाबी में पूरा ताउन करने का अहद किया। ये अजीब तज़ाद था कि लोग तबाहशुदा शहरों को उजागर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए और वक्त खर्च कर रहे थे, जबकि खुद यही लोग पाकिशिया के आबाद शहरों को अपने इस खौफनाक मंसूबे की मदद से तबाह करने पे तुले हुए थे। चूँकि सुरंग के अंदर काम करने वाली हालो वॉल की मखसूस मशीनरी खुदाई की मशीनरी के साथ पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी और उसके साथ माहरीन के तौर पर ब्लू लाइन के माहरीन भी आए थे, इसलिए ये मशीनरी इस खुफिया सुरंग के अंदर पहुँचाई जा चुकी थी और ब्लू लाइन के अफराद इसकी तनसीब के काम में दिन रात मसरूफ थे। तरजसीम एक मखसूस किस्म का चूने का पत्थर, जिसे पत्थर जैसे पत्थर होता है, जो पानी और नमदार रेत मिली मिट्टी के साथ मिलने से इस कदर सख्त और मजबूत हो जाता है कि इस पर कोई बम या डायनामाइट भी असर नहीं करता। उसे मज़ीद और इंतहाई हद तक मजबूत बनाने के लिए हालो वाल का मंसूबा तैयार किया गया। ये दरअसल 2 दीवारों से मिली हुई एक ऐसी दीवार को कहा जाता है जिसके दरमियान बाकायदा खला होता है, जबकि साइडों के नीचे और ऊपर से ये एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुड़ी होती हैं और दरमियान में हालो या खाली होती हैं, इसलिए इसे टेक्निकल ज़बान में हालो वॉल कहते हैं। दरमियानी खला में एक मखसूस गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से इस दीवार की मजबूती लाखों गुना बढ़ जाती है। इस तरह एक लिहाज से ये दीवार नाकाबिले शिकस्त हो जाती है। हॉलो वॉल की तैयारी के लिए बुनियादी अंसर तरजीसीम पत्थर भी पाकिशिया के एक खास इलाके में आ मिलता था और इस पत्थर को चूँकि एक मखसूस किस्म की धात में शामिल करके इसे मुल्क में फौलादी भट्टियाँ बनाए जाने का काम लिया जाता था। इसलिए ये पत्थर बाकायदा पूरे मुल्क में लोहे की ढलाई का काम करने वाले कारखानों और इनके लिए मखसूस किस्म की भट्टियाँ बनाने वालों के लिए आम सप्लाई किया जाता था। चनाचा हुकूमत ग्रेटलैंड के खसूसी अहकामात की बिना पर दारुल हुकूमत में मौजूद ग्रेटलैंड के एजेंटों ने दारुल हुकूमत से निचली तरफ एक बड़े कस्बे में भट्टियाँ बनाने के एक कारखाने का नाम इस्तेमाल करके इस पत्थर की सप्लाई के लिए बुकिंग की और वहाँ बड़े बड़े स्टोरों में जो कि किराए पर हासिल किए गए थे इन पत्थरों का स्टॉक किया गया। क्योंकि इनके एजेंटों ने पत्थर सप्लाई करने वालों को मामूल से कहीं बढ़कर रेट दिए थे, इसलिए पत्थर की सप्लाई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हुई थी और 2 रोज़ के अंदर ही उन्होंने अपनी मतलूबा तादाद से ज़्यादा पत्थर हासिल कर लिया था। इसके बाद अब ये पत्थर मखसूस बंद लड़कों में लाद कर सुराजिया पहुंचा दिया गया। रास्ते में चूंकि कोई ऐसी चेक पोस्ट ना थी कि जो इसकी सप्लाई को चेक करती, इसलिए सारा काम इंतहाई खामोशी से मुकम्मल कर लिया गया और किसी को कानो कान भी खबर ना हो सकी कि इतनी बड़ी तादाद में तरजसीम पत्थर को आखिर सुराजिया क्यों पहुँचाया गया। सुरंग की हंगामी तौर पर सफाई की गई थी और पत्थर उसके अंदर मखसूस जगहों पर फैला दिया गया था ताकि मशीनरी की तनसीब के बाद हॉलो वॉल बनाने का खसूसी काम तेज़ी से शुरू किया जा सके। क्रेगर के आदमी सुरंग के अंदर होने वाले काम की निगरानी भी कर रहे थे और सुरंग के दहाने की हिफाजत भी इनकी जिम्मेदारी थी। क्रेगर अभी जीप में बैठकर बाकायदा राउंड लगाकर वापस दफ्तर आया था और उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार
नुमायां थे, क्योंकि दूर दूर तक कोई ऐसा मशकूक आदमी नजर नहीं आ रहा था और ना ही किसी को ये इल्म था कि सुराजिया की खुदाई की आड़ में पाकिशिया की तबाही के लिए इस कदर खौफनाक मनसूबाबंदी की जा रही है। और जैसे हालात थे, ग्रेगर को यकीन था ये मंसूबा बगैर किसी मुदाखलत के इंतहाई आसानी और कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। चनाचा वो अपने दफ्तर में इत्मीनान से पैर पसारे बैठा हुआ था कि उसकी जेब में मौजूद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर AX की मखसूस सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। AX ट्रांसमीटर इसके सेक्शन के तमाम अफराद के पास मौजूद थे ताकि बवक्त ज़रूरत ग्रेगर से और एक दूसरे से रब्ता किया जा सके। ग्रेगर ने चौंक कर छोटा सा बॉक्सनुमा AX ट्रांसमीटर बाहर निकाला और इसका एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो जेम्स, कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही एक आवाज़ सुनाई दी। जेम्स ग्रेगर के सेक्शन का नंबर 2 और एक लिहाज से ग्रेगर का राइट हैंड था। यस ग्रेगर अटेंडिंग। क्या बात है? ओवर। ग्रेगर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, बादशाह में अभी एक जीप पर 4 अफराद आए हैं और वो बादशाह में इस तरह घूमते फिरते और देखते भालते फिर रहे हैं जैसे उन्हें किसी खास चीज़ की तलाश हो। और ये चारों स्याह या आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी नहीं लगते, बल्कि अपनी शक्लों और चाल ढाल से जुराइम की दुनिया के अफराद लगते हैं। ओवर। दूसरी तरफ से जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, तुम उन्हें एहतियात से चेक करो, मैं खुद वहां आ रहा हूं, मैं इनसे खुद बात करूंगा। ओवर एंड ऑल। ग्रेगर ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जीप में रखा और फिर अंदरूनी जीप में मौजूद साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल की मौजूदगी का इत्मीनान करने के बाद वो कुर्सी से उठा और बाहर मौजूद अपनी मखसूस जीप में बैठकर उस मखसूस और कदीम पुल की तरफ बढ़ गया जो सुराजिया और बादशाह के दरमियान आमदोरफ्त के लिए कदीम ज़माने से बनाई गई थी। पुल गो खास खस्ता हालत में था, लेकिन फिर भी इसकी फौरी तौर पर टूटने का कोई खतरा न था, इसलिए वो तेज़ी से जीप दौड़ाता इस पुल को क्रॉस करके बादशाह के खंडरात की तरफ बढ़ता गया। इसकी जीप पर न सिर्फ महकमाए आसार कदीमा का मखसूस निशान मौजूद था, बल्कि उसके लिबास पर भी ये मखसूस निशान एक बीज की सूरत में लगा हुआ था। बादशाह के खंडरात इंतहाई वसी रकबे पे फैले हुए थे और जहां पार्किंग बनी हुई थी वहां इस वक्त हर किस्म की गाड़ियों का काफ़ी रश था और गैर मुल्की और मुल्की बेशुमार मर्द और औरतें इन खंडरात में जगह जगह घूमते फिर रहे थे, खास जगहों की फ़ोटो खींच रहे थे। पार्किंग के करीब ही एक पत्थर पर जेम्स बैठा हुआ था। इसके सामने अजीब गरीब पुराने बुत रखे हुए थे जो वो सियाहों को ये कहकर बेच रहा था कि ये बुत इन खंडरात से निकले हैं। चूँकि वो गैर मुल्की था, इसलिए गैर मुल्की इससे जल्द ही मानूस हो जाते थे और भारी रकमों की इवज़ मकामी तौर पर बने हुए ये बुत खरीद ले जाते थे। यहाँ मकामी लोगों ने बाकायदा इसका पेशा बना रखा था। वो मिट्टी के अजीब गरीब टूटे फूटे से बुत, बैलगाड़ियों और दूसरे ऐसे खिलौने जो म्यूजियम में मौजूद थे बनाने और फिर उन्हें यहाँ सियाहों को ये कहकर बेच देते थे कि ये बादशाह के खंडरात से निकलने वाले हज़ारों साल पुराने बुत हैं। उनके इस कारोबार का ज़्यादातर निशाना गैर मुल्की सियाह बनते थे जो इनको भारी रकमें देकर ख़रीदते और फिर अपने मुल्क जाकर वो बड़े फ़ख्र से उन्हें अपने ड्राइंग रूम्स में सजाकर उनसे ताल्लुक़ से अजीब गरीब कहानियाँ अपने मिलने वालों को सुनाते और फ़ख्र से कहते कि वो लाखों करोड़ों डॉलर्स की ये नौदाद पाकिशिया के अहमक लोगों से इंतहाई सस्ते दामों ख़रीद कर लाए हैं और इनके मिलने वाले हकीकतन इन पर रश करते। लेकिन अगर कोई ख़रीदार किसी बुत को किसी माहिर आसार कदीमा के पास या किसी म्यूजियम मैनेजर के पास उन्हें फ़रोख्त करने के लिए ले जाता तो तब उसे मालूम होता था कि पाकिशिया के लोग उनके हाथों अहमक नहीं बने, बल्कि वो इन लोगों के हाथों अहमक बन गए हैं और एक बाकायदा फ्रॉड का शिकार हुए हैं। बहरहाल ये कारोबार ऐसे खंडरात के करीब न जाने कब से जारी था। हालांकि हुकूमत पाकिशिया ने इस पर बाकायदा पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन जाहिर है निगरान सिपाही अपना हिस्सा लेकर एक तरफ हो जाते थे और कारोबार धड़ल्ले से जारी रहता था। जैसे ही ग्रेगर की जीप वहां रुकी, जेम्स इस पत्थर से उठकर टहलता हुआ ग्रेगर के पास पहुंचा और फिर इसने इशारे से एक तरफ खड़ी बड़ी सी जीप और 2-4 मकामी अफराद को घूरते हुए ग्रेगर को दिखाया और ग्रेगर सर हिलाता हुआ खंडरात की तरफ बढ़ गया। वो चारों वाकई ही बड़ी मशकूक अंदाज में इधर उधर घूमते फिर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे और उनका अंदाज बता रहा था कि वो किसी खास चीज़ की तलाश में है, क्योंकि वो बार बार झांक कर इन खंडरात के खसूसी हिस्सों को देखते और फिर आगे बढ़ जाते। अपनी शक्ल सूरत और कदो कामत से वो वाकई ज़ेर ज़मीन दुनिया के ही अफराद लगते थे। ग्रेगर खामोशी से उनके पीछे चलता और फिर उन्हें चेक करता रहा। फिर अचानक उसने इन चारों को एक टूटे फूटे कमरे में दाखिल होते देखा तो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इस कमरे को देखते ही उन चारों के चेहरों पर अनोखी सी चमक आ गई। ऐसी चमक जैसे अचानक किसी मरीज़ को इसके मर्ज से नजात मिल गई हो। वो चारों इस टूटे हुए कमरे में दाखिल होकर तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आए तो उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा सा थैला था
और थैला देखते ही क्रैगर चौंक पड़ा, क्योंकि थैले के मुख्तलिफ हिस्सों के उभार बता रहे थे कि उनके अंदर मखसूस किस्म के पैकेट भरे हुए थे, और वो समझ गया कि ये हीरोइन के पैकेट होंगे। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो इन्हें जाने दे, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में ये ख्याल आया, अगर ये खुफिया तिजारत इस तरह जारी रही तो किसी रोज़ ये लोग इस सुरंग के दहाने को भी देख सकते हैं। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि उन्हें इस तरह रोका जाए कि ये आइंदा इधर का रुख करना ही भूल जाएं। चनाचा वो तेजी से आगे बढ़ा और ने यकलख्त झपट कर इनमें से एक के हाथ में पकड़ा हुआ थैला झपट लिया। खबरदार, हाथ उठा दो, तुम हिरासत में हो। क्रैगर ने जीप से साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल को निकालते हुए चीख कर कहा। वो चारों तेजी से मुड़े और फिर इनके चेहरे तेजी से रंग बदलने लगे। कौन हो तुम? इनमें से एक ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मशीन पिस्टल देखने के बावजूद इनमें किसी के चेहरे पर किसी खौफो हरास का शायबा तक न था। जाहिर है वो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ ऐसे वाक़यात होते ही रहते थे। मैं सरकारी आदमी हूँ और फुर्तीला हीरोइन से भरा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ हाथ उठा दो वरना, क्रैगर ने चीख कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उनमें से एक ने बिजली की सी तेज़ी से कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे उसकी टांगें बर्क से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से क्रैगर के इस हाथ से टकराईं जिसमें मशीन पिस्टल था, और मशीन पिस्टल उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसी लम्हे दूसरा उछला और उसने क्रैगर के हाथ से थैला झपटने की कोशिश की, लेकिन अब क्रैगर संभल चुका था। चनाचा वो बर्क रफ्तारी से उछला और उसके साथ ही खंडरात इंसानी चीख से गूंज उठे। इसके बूट की भरपूर ज़रब थैला छीनने के लिए लपकने वाले आदमी के सीने पर इस कुव्वत से पड़ी थी कि वो किसी गेंद की तरह उछलता हुआ एक टूटी हुई दीवार पर पुश्त के बल जा गिरा था। उसी लम्हे बाकी तीनों क्रैगर पर टूट पड़े, लेकिन जाहिर है क्रैगर कोई आम आदमी तो ना था और एक माहिर लड़ाका था। चनाचा चंद ही लम्हों की लड़ाई में इन चारों की हालत देखने वाली हो गई। उनके चेहरे ज़रबों से फट गए थे। क्रैगर ने जानबूझकर उनकी हड्डियों को टूटने से बचाया था, क्योंकि वो उन्हें बेकार कर देने की बजाय सिर्फ वहाँ से भागने पर मजबूर करना चाहता था। इसलिए वो ख़ास अंदाज से लड़ रहा था, और फिर उसने एक आदमी को उठकर भागते देखा तो उसने जानबूझकर एक तरफ ज़मीन पर पड़े हुए थैले से अपने आप को दूर हटा लिया ताकि वो थैला भी ले जाएं, और इसके हटते ही एक आदमी थैले पर झपटा और उसके साथ ही बाकी दो अफराद भी बेतहाशा भाग पड़े। रुक जाओ, रुक जाओ, क्रैगर ने जानबूझकर चीखते हुए कहा, मगर वो चारों आंधी और तूफान की तरह भागते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ गए। जब तक क्रैगर अपना मशीन पिस्टल उठाकर मुड़ता, वो चारों पार्किंग में पहुंचकर जीप पर सवार भी हो चुके थे, और जब तक क्रैगर दौड़ता हुआ पार्किंग तक पहुंचा, वो जीप लेकर वहां से गायब हो चुके थे, और क्रैगर के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। इर्द गिर्द फैले हुए स्याह हैरत से इस लड़ाई को देख रहे थे। फिर इनमें से कई क्रैगर के पास आए और उन्होंने वाकई ही पूछने की कोशिश की, और क्रैगर ने उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि ये लोग हीरोइन फरोश थे। मुझे यकीन है बॉस, अब ये दोबारा इधर का रुख ना करेंगे। काफ़ी ठुकाई हो गई उनकी। जेम्स ने क्रैगर की जीप के करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी ख्याल रखना। क्रैगर ने जीप में बैठते हुए कहा, और जेम्स इस बात में सर हिलाता हुआ वापस अपनी जगह पर चला गया। क्रैगर जीप चिल्लाता हुआ पुल कर उसके अपने कैंप की तरफ लौट आया, और फिर उसने जीप का रुख सुरंग के दहाने की तरफ कर दिया, जिसके ऊपर एक बड़ा सा खैमा लगा हुआ था ताकि इसके अंदर जाते और बाहर आते हुए अफराद को दूर से चेक ना किया जा सके। इसने जीप खैमे के करीब जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो खैमे का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, लेकिन उसे ये मालूम न था कि चारों अफराद से लड़कर उसने एक ऐसे तूफान को छेड़ दिया है जो अनकरीब पूरी कुव्वत से उन पर झपटने वाला था। इमरान दानिश मंजिल की ऑपरेशन रूम में खामोश बैठा हुआ था। 2 रोज़ की शदीद तगोदो के बावजूद पूरे दारुल हुकूमत में कहीं भी इस क्रैगर का सुराग न मिल सका था, और ना ही एयरपोर्ट रिकॉर्ड से किसी क्रैगर नामी आदमी की ग्रेटलैंड से आमद ज़ाहिर हुई थी। क्रैगर के हुलिये और कदोकामत जैसा कोई मशकूक आदमी भी दिखाई ना दिया था, और ग्रेटलैंड के फॉरेन एजेंट भी फ्रांक से कुछ मालूम करने में नाकाम रहे थे, क्योंकि फ्रांक को जैसे ही अगवा किया गया और इसे मनसूबा उगलवाने के लिए इस पर मखसूस किस्म का तशद्दुद का आगाज़ किया गया, उसने दांतों में मौजूद कोई कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली। इस तरह ये बाप भी सूजन कर्ब की तरह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इमरान को जब उसकी इत्तला मिली तो उसे खुद अपनी हमाकत पर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि सूजन कर्ब ये हरकत कर चुकी थी, इसलिए उसके लिए ज़रूरी था कि वो फॉरलेक को इस बारे में पहले से चौकन्ना कर देता। लेकिन जाहिर है अब क्या हो सकता है। इमरान साहब इस बार वाकई ही कोई क्लू हाथ नहीं आ रहा। समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये मंसूबा है क्या। ब्लैक ज़ीरो ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, अगर यही बात समझ में आ जाती तो क्लू भी मिल जाता। इस पर वाकई हम मुकम्मल अंधेरे में हैं, और मेरी छठी हिस्स कह रही है कि यह मंसूबा पाकिशिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इमरान ने होंठ चबाते
मुस्कुराते हुए कहा, इस मुआहदे से भी कुछ पता नहीं चला। ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, नहीं, आम सा मुआहदा है। दोनों हुकूमतों के माहिरीन मिलकर दरियाओं पर चंद बंद बनाएंगे और बस। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और एक बार फिर ऑपरेशन रूम में पहले जैसी खामोशी तारी हो गई। मेरा ख्याल है हमें हंगामी तौर पर तमाम बड़े दरियाओं के बड़े बड़े बंदों को चेक कर लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि मंसूबा उनमें से किसी ऐसे एक या एक से ज़्यादा बंदों को तबाह करने का होगा जिससे सैलाब तबाही फैला सके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सैलाब का खतरा चूंकि बेहद बढ़ गया है, इसलिए तमाम छोटे बड़े बंदों की बाकायदा ना सिर्फ चेकिंग हो रही है बल्कि फौज इनकी दिन रात निगरानी भी कर रही है और हर बड़े बंद के करीब ऐसा सामान भी इकट्ठा कर लिया गया है कि अगर किसी भी वक्त कोई भी बंद टूट जाए तो फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत हो सके। वैसे मैंने सर सुल्तान की मार्फत इस सेक्शन के इंचार्ज को मजीद हदायत दे दी हैं कि वो हर किस्म की तखरीबी कार्रवाई से पूरी तरह चौकन्ना रहें और किसी भी वाकया की सूरत में फौरी रिपोर्ट भी करें, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर होंठ भींचकर खामोश हो गया। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से मखसूस कॉल की आवाज़ आने लगी तो वो दोनों ही चौंक पड़े। इमरान ने चेक किया तो ट्रांसमीटर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा था। चनाचा इमरान ने हाथ आगे बढ़ाया और ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया। हेलो हेलो टाइगर, कॉलिंग ओवर। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान, अटेंडिंग ओवर, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। बॉस, ज़ोलो ग्रुप के एक आदमी से बातों ही बातों में एक अहम बात सामने आई है। ज़ोलो ग्रुप हीरोइन की स्मगलिंग से मुतल्लिक है। इस आदमी ने मुझे बताया है कि एक ग्रुप ने स्मगलिंग के दौरान एक खतरे की पेश नज़र हीरोइन का थैला बादशाह के खंडरात में छुपा दिया था और वो खुद वो दारुल हुकूमत किया था। जब खतरा टल गया तो ज़ोलो के चीफ ने 4 अफराद को ये थैला वहाँ से लेने के लिए भेजा। इनमें ये आदमी भी शामिल था। इसके कहने के मुताबिक उन्होंने थैला तलाश किया और जब वो उसे लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक एक गैर मुल्की ने उनसे थैला छीन लिया और साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल से उन्हें कवर करना चाहा, लेकिन ये लोग उसे अकेला देखकर उससे लड़ पड़े और आखिरकार उन्हें थैला तो वापस हासिल करने का मौका मिल गया, लेकिन उन्हें इसके मुकाबले में फरार होना पड़ा। ओवर, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान के चेहरे पर हल्के से खिंचाव के तासुरात भी आए। फिर इससे क्या अहम बात सामने आई? ओवर, इमरान ने खासे सख्त लहजे में कहा। बॉस, ये आदमी खासा माहिर लड़ाका था, लेकिन इसके अपने कहने के मुताबिक वो गैर मुल्की जो शक्ल से ग्रेटलैंड का बाशिंदा लगता था, इंतहाई हैरत अंगेज हद तक माहिर लड़ाका साबित हुआ कि अकेले के मुकाबले में इन 4 अफराद को फरार होना पड़ा। इसके कहने के मुताबिक वो शख्स इस अंदाज में लड़ रहा था जैसे ये ना चाहता हो कि उनकी कोई हड्डी टूट जाए। ये चूंकि इस आदमी को अच्छी तरह जानता हो, इसलिए मुझे ये बात सुनकर बेहद हैरत हुई। मैंने मज़ीद तफसीलात पूछी तो इस आदमी का जो कदो-कामत बताया गया वो बिल्कुल क्रैगर पर फिट बैठता है। इस आदमी के मुताबिक इसके सीने पर महकमा आसार कदीमा का बैज मौजूद था, लेकिन जाहिर है महकमा आसार कदीमा के अफराद ना ही जेबों में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल रखते हैं और ना ही उन्हें इस माहिराना अंदाज में मार्शल आर्ट का फन आता है। ये लोग फौरी तौर पर तो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि ये मालूम तो करें कि आखिर ये गैर मुल्की कौन था और क्यों इसने ये हरकत की। उन्हें खतरा लाहक हो गया था कि कहीं ये उनके मुकाबले में कोई नई गैर मुल्की तंजीम ना सामने आई हो। चनाचा काफ़ी आगे जाकर उन्होंने जीप तो दरख्तों के एक झुंड में रोकी और उनमें से 2 अफराद एक पहाड़ी पर चढ़े। उनके मुताबिक वो आदमी एक जीप पर बैठकर कॉन्डस दरिया के करीब पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ एक टीले के करीब किया जहां बाकायदा मकानात बने हुए थे, लेकिन ये जीप इन मकानात की तरफ जाने की बजाय हटकर एक खैमे के पास रुकी और वो आदमी जीप से उतरकर इस खैमे में चला गया। इस पर उन्हें मजीद तफ्तीश हुई। चनाचा उनमें से एक आदमी पैदल चलता हुआ इस पुल के करीब गया। वहां से एक मकामी आदमी मिला। इस आदमी ने बताया कि यहाँ ग्रेटलैंड के माहिरीन आसार कदीमा की खुदाई कर रहे हैं और ये मकानात और खैमे उनके हैं, जिस पर वो मुतमईन होकर वापस चले गए। लेकिन इस आदमी की बात सुनकर ये ख्याल आया कि कहीं ये क्रैगर माहरीन ने आसार कदीमा के रूप में वहाँ कोई घनौना खेल ना खेल रहा हो, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। अब अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद वहाँ जाकर मज़ीद तहकीकात करूँ। ओवर, टाइगर ने कहा और इमरान इसकी बात सुनकर बेहद इख्तियार कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ये कब का वाक़या है? ओवर, इमरान ने पूछा। कल शाम का बॉस। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। अभी तुम मत जाओ, मैं तुम्हें बाद में खुद कॉल करूंगा। मैं चीफ से कहकर पहले महकमा आसार कदीमा का रिकॉर्ड चेक कराता हूँ कि वहाँ ये सब कुछ सरकारी तौर पर हो रहा है या नहीं। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। बादशाह के खंडरात कॉन्डस दरिया के किनारे पर वाक़या हैं और कॉन्डस दरिया पाक एशिया का मेन और सबसे बड़ा दरिया भी है और सबसे ज़्यादा सैलाब का खतरा भी इस दरिया से लाहक होता है। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। लेकिन इमरान साहब, बादशाह वाले इलाके के करीब तो दरिया का बेड खासा चौड़ा है और आज तक कभी इस इलाके में तो सैलाब
नहीं आया। ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा, जरा नक्शा उठा लाओ। इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने उठकर अलमारी में से एक रोल शुदा नक्शा निकाला और उससे लाकर इमरान के सामने मेज़ पर फैला दिया। इमरान नक्शे पर झुक गया। ब्लैक ज़ीरो भी उससे देखने लगा। ये है बादशाह के खंडरात, दारुल हुकूमत से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर। इमरान नक्शा देखते हुए बड़बड़ाया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। SPA2 सेक्रेटरी खारजा। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से PA ने मौतबाना लहजे में कहा। हेलो सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। महकमा आसार कदीमा किस वजारत के तहत आता है? इमरान ने इस तरह संजीदा लहजा में बात करते हुए कहा। महकमा आसार कदीमा शायद वजारत सकाफत के तहत है। लेकिन क्यों? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए पूछा। आप पूरी तरह तसल्ली करें और जिस भी वजारत के तहत आता हो उसके सेक्रेटरी को कह दें कि चीफ इससे बात करना चाहता है। मैं थोड़ी देर बाद आपको दोबारा रिंग करूंगा। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं खुद तुम्हें रिंग कर लूंगा, सर सुल्तान ने कहा। दानिश मंजिल से, इमरान ने कहा और सर सुल्तान की तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अगर वाकई ही क्रैगर वहाँ मौजूद है तो फिर इसका मकसद क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बहरहाल दरियाए कॉन्डस के हवाले से कुछ न कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है मुझे, इमरान ने कहा। तकरीबन 5 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्सटिव, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। जी जनाब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। महकमा आसार कदीमा वजारत सकाफत के तहत ही है और वजारत सकाफत के सेक्रेटरी अजमल हुसैन को मैंने एक्सटिव का ज़रूरी तारुफ करा दिया है। तुम इससे बात कर सकते हो, लेकिन कुछ मुझे भी तो बताओ कि तुम्हें अचानक महकमा आसार कदीमा से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई और तुम इस कदर संजीदा भी हो, सर सुल्तान ने कहा। और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि वो समझ गया था कि सर सुल्तान को असल परेशानी उसकी संजीदगी की बिना पर पैदा हुई है। आसार कदीमा का जिक्र जब आए तो संजीदा होना ही पड़ता है। आखिर बुजुर्गों का अदब व एहतराम तो लाजिम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्गों के अदब व एहतराम का महकमा आसार कदीमा से क्या ताल्लुक हो गया? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो शायद इमरान की गहरी बात का मतलब ना समझ सके थे। बुजुर्ग भी तो आसार कदीमा में ही शुमार होते हैं। वो क्या कहते हैं कि जवानी तो गई, अब तो जवानी के खंडरात ही रह गए हैं, इमरान ने कहा। और इस बार सुल्तान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है, मैं समझ गया, तुम कुछ बताना नहीं चाहते, चलो तुम्हारी मर्जी, सर सुल्तान ने कहा। ये बात नहीं सर सुल्तान, फिलहाल मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं, बस ऐसे ही अंधेरे में टॉमिक टोइयां मार रहा हूँ। अलबत्ता मेरा वादा कि जैसे ही कोई रोशनी महसूस हुई तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अजमल साहब का फ़ोन नंबर तो बता दीजिए, मैं अब कहाँ इंक्वायरी से पूछता फिरूंगा, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान ने जवाब में नंबर बताकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबाया और फिर अजमल साहब के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। SPA2 सेक्रेटरी वजारत सकाफत। राब्ता होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस अजमल साहब से बात कराओ, इमरान ने एक्सटिव के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन सर। दूसरी तरफ से PA ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस सर, अजमल हुसैन बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद वजारत सकाफत के सेक्रेटरी की भी बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। इसका चूंकि पहली बार सीक्रेट सर्विस के चीफ से वास्ता पड़ रहा था और जाहिर है सर सुल्तान ने उन्हें एक्सटिव के इख्तियारात के बारे में जो कुछ बताया होगा उसके बाद उन्होंने बौखलाना ही तो था। आपका फ़ोन महफूज है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, 1 मिनट सर, मैं उसे महफूज कर देता हूँ। सेक्रेटरी अजमल हुसैन महफूज फ़ोन की बात सुनकर और ज़्यादा बौखला गए थे। यस सर, अब फ़ोन महफूज है सर। चंद लम्हों बाद सेक्रेटरी अजमल हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। आपकी वजारत के तहत महकमा आसार कदीमा है। क्या आप बता सकते हैं कि तारीखी शहर बादशाह और दरियाए कॉन्डस पार करके जो कदीम तारीखी किला आता है वहाँ ग्रेटलैंड के अफराद क्या कर रहे हैं? इमरान ने इस बार कदरे नरम लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि जिस अंदाज में सेक्रेटरी अजमल हुसैन की बौखलाहट लम्हा बालम्हा बढ़ती जा रही थी, इससे इमरान को खतरा लाहक हो गया था कि कहीं बौखलाहट की शिद्दत से सेक्रेटरी अजमल हुसैन बेहोशी ना हो जाए। यस सर, इस टीले के नीचे कदीम तारीखी शहर सुराजीना दफन है और आसार कदीमा के एक बैनुल अक़वामी इदारे के ताउन से हुकूमत ग्रेटलैंड के माहरीन आसार कदीमा वहाँ खुदाई में मसरूफ़ हैं। इमरान के नरम लहजे की वजह से सेक्रेटरी अजमल हुसैन का लहजा काफ़ी हद तक संभल गया था।
आप इस सिलसिले में तफसीली फाइल सेक्रेटरी वजारत खारजा और सर सुल्तान को फ़ौरन भिजवा दें। इमरान ने कहा, यस सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ सर। सेक्रेटरी अजमल हुसैन ने जवाब दिया, इसमें आज तक होने वाली तमाम अहम पेशरफ्त का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए, इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इमरान का लहजा एक बार फिर सख्त हो गया। बिल्कुल सर, मुकम्मल फाइल होगी सर। सेक्रेटरी अजमल हुसैन की बौखलाहट फिर बढ़ गई थी और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। तो जहां बकौल टाइगर के क्रैगर से मिलता जुलता आदमी दाखिल हुआ था, वहां कदीम शहर की खुदाई हो रही है और खुदाई भी ग्रेट लैंड वाले कर रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कतरे मुंह बनाते हुए कहा, टाइगर जिस बात पर चौंका था वो सिर्फ इतनी है कि महकमा आसार कदीमा का कोई गार्ड भी साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल जेब में नहीं रखता। दूसरी बात यह कि बकौल टाइगर इससे लड़ने वाले मार्शल आर्ट के माहिर थे, लेकिन मशकूक आदमी का अंदाज लड़ाई इनसे भी बेहतर था। और तीसरी बात यह कि ये सब कुछ होने के बावजूद इस गार्ड को फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला नज़दीकी पुलिस को देनी चाहिए थी, जबकि वो इत्मीनान से अपने कैंप में वापस चला गया था। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, हो सकता है वो इत्तला देने ही कैंप में गया हो। बहरहाल ये ऑटोमेटिक मशीन पिस्टल वाली बात अलबत्ता वाकई ही मशकूक है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, देखो फाइल आएगी तो कुछ सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। इमरान ने मुबहिम से लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो भी खामोश हो गया। इमरान ने चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद एक बार फिर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी, चीफ एरीगेशन ऑफिसर का नंबर बताओ। इमरान ने तहमकाना लहजे में कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और एक लम्हा रुककर उसने नंबर बता दिया। इमरान ने थैंक यू कहकर कॉरिडोर दबाया और फिर इंक्वायरी ऑपरेटर का नंबर डायल करने लगा। चीफ एरीगेशन ऑफिसर ऑफिस। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस, चीफ से बात कराओ। इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा, वो तो फील्ड दौरे पर गए हैं जनाब, डिप्टी चीफ साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं। दूसरी तरफ से मौदमाना लहजे में कहा गया, इनसे बात कराओ। इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा, यस तारिक अली, डिप्टी चीफ एरीगेशन ऑफिसर बात कर रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस। इमरान ने लहजे को और ज़्यादा सख्त बनाते हुए कहा, यस सर, हुक्म फरमाइए। तारिक अली का लहजा यखलख्त मौतबाना हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि दरियाए कॉन्डस का वो इलाका जहाँ कदीम तारीखी शहर बादशाह के खंडरात हैं, कोई बंद वगैरह मौजूद है या नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं सर, पहला बंद दारुल हुकूमत के करीब बांधा गया है, क्योंकि वो सारा इलाका वीरान, बंजर और पहाड़ी है। दूसरी बात यह कि वहाँ दरियाए कॉन्डस का फी नशीब में बहता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए वहाँ किसी सूरत हाल सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए वहाँ बंद बांधने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की गई। तारिक अली ने तफसीली जवाब देते हुए कहा, थैंक यू। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। एक्सटिव। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी सकाफत ने एक फ़ाइल भिजवाई है और वहाँ दानिश मंजिल भिजवाऊँ या फ्लैट पर? सर सुल्तान ने पूछा, यानी अभी आप पूछ रहे हैं, हम यहाँ मुंतज़िर बैठे हुए हैं बाहर के? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महकमा आसार कदीमा की फ़ाइल है, इसलिए बाहर की बजाय इससे तो ख़िज़ा में ही बरामद होगी। बहरहाल भेज रहा हूँ, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। Like, comment, share, press the bell icon.